जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। जो एयरफोर्स का इनटेक 1 है 2026 के लिए, 2026 का जो पहला इनटेक है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स को, जैसे एज लिमिट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम का स्टेट्स क्या है, फिर उसके बाद फिजिकल में क्या है, मेडिकल क्या है। यानी हम नोटिफिकेशन में एयरफोर्स की तरफ से जो भी जानकारी दी गई है उसको पूरा कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से। तो एयरफोर्स ने हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि किसी भी नोटिफिकेशन में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम उस क्राइटेरिया में हैं या नहीं, यानी क्या हम इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए। इसमें मेंशन किया गया है बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी ये दोनों डेट्स भी इसमें इंक्लूड है। आप इन दो डेट्स में भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो उसको भी शामिल किया जाएगा। आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब इसमें ये बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होने तक आपकी जो अपर एज लिमिट है वो होनी चाहिए 21 ईयर्स। मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी के बारे में यहाँ बताया है, तो केवल अनमैरिड कैंडिडेट्स मेल और फीमेल ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी अगर आप मैरिड हो तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। और आगे भी जानकारी दी गई है, लेकिन हम फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल, बोथ मेल एंड फीमेल। अनमैरिड को ही एलिजिबिलिटी दिया जाएगा। अब बात आती है कि इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होगा। तो फॉर्म भरना शुरू होंगे 7 जनवरी 2025 से और ये चलेंगे 27 जनवरी 2025 तक। यानी लगभग आपको 20 से 21 दिन का समय दिया गया है जिसमें आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो दूसरी बात आती है, अगर आपने ये चेक कर लिया कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ, तो एलिजिबिलिटी के बाद आता है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो जो साइंस सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जिसको हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, जो टेक्निकल है, तो जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके पास मिनिमम 10+2 यानी 12th क्लास पास होना चाहिए, जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश ये तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। आपका ओवरऑल परसेंटेज 50% मार्क्स आपके होने चाहिए कंप्लीट, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इंग्लिश में। यानी अगर आपका परसेंटेज 50 से ऊपर है पर इंग्लिश में अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो एयरफोर्स का स्पेशली ध्यान रहता है इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में 50% मार्क्स आपको अलग से होने चाहिए। इसके अलावा बताया गया है कि आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा भी अगर है इंजीनियरिंग का तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 2 ईयर वोकेशनल कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, ये होता है आपका वाई ग्रुप। जैसे 12th क्लास में जिन लोगों ने साइंस सब्जेक्ट नहीं चुना है उनके लिए इसमें आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपका 12th क्लास पास होना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी स्ट्रीम से हो, यानी आप मैथ के अलावा किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास किया है तो आप बाई ग्रुप के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो परसेंटेज है वो 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट यानी ओवरऑल, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इंग्लिश में। तो आप जो है वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हो।
अब इसमें हम थोड़ा और आगे चलें तो यहाँ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि वे स्टूडेंट जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट लिया है 12th क्लास में, यानी जिनके पास मैथ फिजिक्स है, वो एक्स और वाई दोनों ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं। वो अगर चाहें तो दोनों के ही फॉर्म फिल कर सकते हैं और दोनों का एग्जाम दे सकते हैं। बात करते हैं डोमिसाइल कैटेगरी। तो आपका जो मूल निवास है वो, उसके लिए दो कंडीशंस यहाँ पे रखी गई हैं कि आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा, यानी आप किस राज्य से या किस केंद्र शासित प्रदेश से आते हो, इसके लिए आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारा बनता है मूल निवासी प्रमाण पत्र, तो वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा है COAFP, ये होता है चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल। तो एयरफोर्स में जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए एयरफोर्स की तरफ से गाइडलाइन है, तो उनके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि वो सर्विस में अपने पेरेंट्स के साथ थे और उसका उनके पास प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद बात आती है जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें हमारे लिए सबसे पहला आता है हाइट। तो हाइट की अगर हम बात करें तो मिनिमम हाइट फॉर मेल है 152 सेंटीमीटर्स और यही रखा गया है फीमेल के लिए। फीमेल के लिए भी है 152 सेंटीमीटर। जो नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन से आते हैं जैसे उत्तराखंड, उनके लिए हाइट रखी है 147 सेंटीमीटर्स और लक्षद्वीप की तरफ से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 150। तो हम ये मान सकते हैं कि ओवरऑल आपके लिए 152 है दोनों के लिए, मेल और फीमेल। और जो स्पेसिफिक रीजन्स हैं, कुछ स्पेसिफिक एरिया हैं, वहाँ पर इसको थोड़ा कम किया गया है। अब बात करते हैं वेट की, है ना। हाइट के बाद वेट क्या होना चाहिए, तो वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज एप्लीकेबल फॉर IAF। यानी आपका जो वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे बॉडी मास इंडेक्स होता है BMI, उसके हिसाब से आप फिट होने चाहिए, यानी आपका वेट आपकी हाइट के प्रोपोर्शन में होना चाहिए और आपकी एज के हिसाब से भी। तीसरा चेस्ट, मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट जो है वो होना चाहिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर्स और एक्सपेंशन होना चाहिए एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ एक्सपेंशन की बात की गई है, एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बात आती है विजुअल स्टैंडर्ड्स, यानी आपकी आई साइट। तो 6/12 की ईच आई होनी चाहिए जिसको करेक्टेबल होना चाहिए 6/6 तक, जिसको करेक्ट किया जा सकता हो। और यहाँ पर लिमिट बताई गई है कि एरर जो है वो कितना एरर ऐसा है जिसको करेक्टेबल में कंसिडर किया जाएगा। अब जैसे आपका सबसे पहले हाइट हो गया, हाइट के बाद सेकंड आता है वेट, फिर हो गया चेस्ट, फिर आपका आई साइट, विजुअल स्टैंडर्ड्स। तो ये चार चीजें यहाँ पर हमारे लिए मेन हो जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पे एंड अलाउंस की सैलरी क्या रहेगी। तो फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी रहेगी 30,000, 30,000, जिसमें से आपको दिए जाएंगे इन हैंड 21,000। बाकी आपका 9,000 जो है अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपकी तरफ से डिपॉजिट होगा और 9,000 ही सरकार जो है वो आपको कंट्रीब्यूट करेगी, यानी सरकार भी 9,000 रुपए आपके अकाउंट में उस फंड में डिपॉजिट करेगी जो आपको 4 साल बाद दिया जाएगा। सेकेंड ईयर आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 33,000, जिसमें इन हैंड आपको दिया जाएगा 23,100 रुपये और आपके सैलरी से कंट्रीब्यूशन आपका जाएगा 9,900। जितना कंट्रीब्यूशन आपका होगा उतना ही गवर्नमेंट की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड ईयर, तो सैलरी आपकी होगी 36,500 रुपये, जिसमें आपको दिए जाएंगे 25,550 रुपये। 10,950 आपकी सैलरी से कट होंगे
अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए, और इतना ही पैसा गवर्नमेंट जो है उस फंड में आपके लिए जमा करेगी। फिर 4th ईयर आपकी सैलरी रहेगी 40,000 40,000, जिसमें 28,000 आपको इन हैंड दिए जाएंगे, 12,000 आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा और 12,000 कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा। ये जो अग्निवीर स्कीम है उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं उसी को यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो इसमें हम देखें कि 4 साल के बाद आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 5.02 लाख, और इतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए किया जाएगा 5.02 लाख। तो 4 साल के बाद अगर आप एग्जिट करते हो तो आपको 10.04 लैक्स दिए जाएंगे। इसको नाम दिया जाएगा सेवा निधि पैकेज। इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, तो ये अमाउंट जो है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो ये रही बात सैलरी की, ठीक है। अब देखो यहाँ एक नोट है, अग्निवीर वायु विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड इन इंडियन एयरफोर्स, यानी आपको कोई प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट नहीं करना है। आपके लिए अग्निवीर कॉर्पस फंड होता है जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा। अब है सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन का सीक्वेंस क्या है, कितनी स्टेज रहेंगी और किस स्टेज का क्या प्रोसेस है। तो अगर हम बात करें फेज 1, सबसे पहला फेज 1, तो फेज 1 में क्या है, फेज 1 में आपका सबसे पहले होगा ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में जो एक्स ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं, साइंस सब्जेक्ट, आप यहाँ समझें साइंस सब्जेक्ट्स का मतलब हो गया एक्स ग्रुप। तो जो एक्स ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 60 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें उनसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स का मतलब हो गया यहाँ पर वाई ग्रुप। तो जो वाई ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको टोटल टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स, और इसके लिए आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें रागा रहेगा 30 क्वेश्चन और इंग्लिश रहेंगे 20 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने होंगे 45 मिनट में। अगर कोई स्टूडेंट एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए फॉर्म फिल करता है तो उसको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 85 मिनट्स, यानी यहाँ पर इंग्लिश का जो टाइम है वो कॉमन हो जाता है, जिसमें आपको फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और रागा ये चारों सेक्शन रहेंगे। अब यहाँ मार्किंग की हम बात करें तो हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो यानी अनअटेम्प्ट छोड़ते हो तो उसके लिए कोई मार्किंग आपका डिडक्ट नहीं होगा, नील मार्क यानी 0 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड। और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है, रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, यानी 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो ये वही प्रोसेस है जो अभी तक एयरफोर्स में चलता आया है। तो यहाँ हमने देखा कि फेज 1 में सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में एक्स ग्रुप वालों के लिए 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वाई ग्रुप वालों के लिए 45 मिनट्स का टाइम रहेगा, जिसमें इंग्लिश और रागा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो एक्स और वाई दोनों के लिए अपीयर होंगे उनको टोटल 85 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 4 चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रागा। मार्किंग मैंने यहाँ आपको बता दी है। अब हम और आगे चलते हैं। जो स्टूडेंट फेज 1 को क्लियर करेंगे उनके लिए फेज 2 के लिए ये गाइडलाइंस हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, और जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा आपकी एलिजिबिलिटी का। फिर फेज 2 में क्या होना है उसको हम समझेंगे। फेज 2 में सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, PFT। तो PFT 1 में आपके लिए क्या रखा गया है, 1.6 किलोमीटर रन यानी 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं
उनको 7 मिनट दिए जाएंगे और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 मिनट का समय रहेगा, यानी 8 मिनट के अंदर अंदर फीमेल कैंडिडेट्स को और 7 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की जो रेस है उसको कवर करना है। इसके बाद PFT2 में 3 टास्क रहेंगे मेल के लिए। पुशअप्स रहेंगे 10, जो आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आपको 10 पुशअप लगाने होंगे, 10 सिटअप रहेंगे और 20 स्क्वाट्स रहेंगे, है ना। तो ये तो बात हो गई मेल की। फीमेल के लिए 10 सिटअप रहेंगे और 15 स्क्वाट्स रहेंगे। तो ये आपका फिजिकल की बात हो गई फेज 2 के लिए, जब हम फेज 2 में जाएंगे। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे आप 10 पुशअप लगा लेते हो, उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, यानी ये ऐसा नहीं है कि लगातार हो, आपको ब्रेक दिया जाएगा पहले, उसके बाद। अब उसके बाद जो अगला ब्रेक रहेगा वो भी आपको फिर 2-2 मिनट के आपको ब्रेक दिए जाएंगे, ठीक है। फिर बात आती है फेज 3। फेज 3 होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फिर आपके मेडिकल टेस्ट वगैरह कराए जाएंगे, यानी इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं कि एयरफोर्स का जो एग्जाम है वो 3 फेज में आपकी टेस्टिंग होगी। फेज 1 आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो इसको क्लियर करेंगे वो फेज 2 के लिए जाएंगे। फेज 2 में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और जो इसको भी क्लियर करते हैं वो फेज 3 में जाएंगे, और फेज 3 में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो जब ये तीनों फेज आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप फाइनली सिलेक्ट होते हो। तो अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस बार एयरफोर्स में जाना है और एयरफोर्स ज्वाइन करना आपका एक सपना है, तो आप सक्सेस मंत्र एकेडमी के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हो। अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये बैच अभी आपको अवेलेबल होगा ओनली 499 रुपीज़ में, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, क्लास नोट्स रहेंगे और सारी की सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ जिनको अच्छा खासा अनुभव है डिफेंस का, वो आपको गाइड करेंगे और आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। अगर हम बात करें हमारे पिछले परफॉर्मेंसेस की, तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स इस समय एयरफोर्स में सर्विंग हैं, यानी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को अभी ज्वाइन करना है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप भी आने वाले समय में एयरफोर्स के साथ जुड़कर देश की सेवा करें और आने वाली वैकेंसी में आप जो है रिटन एग्जाम क्लियर करें, उसके बाद आगे की तैयारी के लिए आपको भी गाइडेंस मिलता रहे, तो आप सक्सेस मंत्र एकेडमी के साथ जुड़कर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो आगे जितने भी अपडेट्स रहेंगे हम समय समय पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद। थैंक यू।